आर्मी को ज्वाइन करने के 3 अलग अलग स्टेजेस हैं। पहला, आप आर्मी को अपनी 12वीं क्लास के बाद सीधे ज्वाइन कर सकते हैं 10+2 के बाद। दूसरा है आप अपने ग्रेजुएशन के दौरान, और तीसरा ग्रेजुएशन के बाद में। तो देखिए, पहला स्टेज होता है 10+2 यानी कि 12वीं करते ही। तो उसका माध्यम है एनडीए का एग्ज़ाम, जिसे कहते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये भारत की सबसे प्रमुख एकेडमी, डिफेंस एकेडमीज़ में से एक है, और ये खड़कवसला में है। खड़कवसला महाराष्ट्र में पूना के पास में एक जगह है, और खड़कवसला लेक के किनारे ये पूरी एकेडमी स्थित है। यहाँ पे इसकी खास बात है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेनाओं का एक साथ यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है, और ऐसा बहुत ही कम एकेडमीज़ में होता है कि तीनों की ट्रेनिंग एक साथ हो। यहाँ पे 3 साल का कोर्स होता है एनडीए में, और उसके बाद जो भी आर्मी के कैडेट्स हैं उन्हें 1 साल के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून भेज दिया जाता है। एनडीए का जो कोर्स है वो इस वक्त केवल पुरुषों के लिए है, और इसके लिए 16.5 से 19.5 साल का होना आवश्यक है जब आप ये ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब आप जैसे ही 16.5 के हो जाते हैं, आप 11th क्लास या 12th क्लास में हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को देना शुरू कर सकते हैं। और जब आप इसे ज्वाइन करें तब आपकी उम्र 19.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, और अगर आपके कोई छोटे भाई अगर इसे दे रहे हैं तो उन्हें भी इस बात का हमेशा ध्यान रखने के लिए कहिए कि 11th या फिर 12th में आते ही एनडीए का एग्ज़ाम देना शुरू कर दें, और 11th क्लास से इसकी तैयारी शुरू कर दी जाए। 10+2 किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है, यानी कि कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस, इन तीनों में से किसी में भी अगर आपने अपनी 12th करी है तो आप एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं और फौज में शामिल हो सकते हैं। मैथ्स और फिज़िक्स सिर्फ और सिर्फ नेवी और एयरफोर्स के लिए चाहिए, यानी कि जब आप एनडीए का फॉर्म भरेंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा, ऐसे उसमें बॉक्स बने रहेंगे, उसमें आपको टिक करना है। तो अगर आप नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों के लिए जाना चाहते हैं, तीनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको फ़िज़िक्स और मैथ्स होना ज़रूरी है 12th क्लास में। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हो सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। इसके लिए एक रिटन एग्ज़ाम होता है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, और यूपीएससी इसे कंडक्ट कराती है हर साल 2 बार। पहली बार ये अप्रैल में और दूसरी बार सितंबर में होता है। तो इसके लिए फ़ॉर्म लगभग दिसंबर और इसके लिए जून में फ़ॉर्म आ जाते हैं। तो यूपीएससी की वेबसाइट देखते रहें और टाइमली इसका फॉर्म भर दें, क्योंकि इसका फॉर्म बहुत ही कम समय के लिए उपलब्ध रहता है। मुश्किल से 1 महीने के लिए फॉर्म अवेलेबल होता है भरने के लिए। इस रिटन एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी एक 5 दिन का प्रोसीजर है। एसएसबी का मतलब होता है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, और इस सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में 5 दिन में अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं। फिज़िकल टेस्ट होता है, भाग दौड़, और उसके साथ साथ कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, कुछ एप्टीट्यूड के टेस्ट होते हैं, कुछ रिटन टेस्ट हैं उनमें से, और इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, ये सभी तरह की जो प्रोसेस हैं ये पूरे 5 दिन तक चलता है। और इस एसएसबी को क्लियर करने के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन एनडीए के लिए होगा। दूसरा तरीका है 12th क्लास के बाद टेक्निकल एंट्री का, या फिर जिसे कहते हैं टीईएस, टेक्निकल एंट्री स्कीम। इसके लिए आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों होना अनिवार्य है। पीसीएम के साथ 12th पास करना ज़रूरी है, और साथ ही साथ 70% 12th क्लास में भी होने चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये टीईएस आर्मी में इंजीनियरिंग है। इसके थ्रू आप डायरेक्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, जो कि आर्मी का इंजीनियरिंग कॉलेज है, और ये पूना में स्थित है। तो आप समझिए कि आप इंजीनियरिंग जो है वो फ़ौज के कॉलेज में करेंगे और आगे फ़ौज की ही नौकरी करेंगे। लेकिन ये पूरा कोर्स 5 साल का होता है, क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई से पहले 1 साल का एक बेसिक कोर्स भी है, जो कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया, ओटीए का मतलब है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, गया में होता है। गया कहाँ पे है? बिहार में। तो ओटीए गया में 1 साल, और उसके बाद 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेज आर्मी के। तो ये है टेक्निकल एंट्री स्कीम। अब हम आएंगे ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, यानी कि जब आप ग्रेजुएशन अपनी कर रहे हैं उस वक्त ये एक एंट्री स्कीम है जिसे कहते हैं यूईएस, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। ये केवल बीई और बीटेक
जो लोग कर रहे हैं, यानी कि जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए उपलब्ध है। बीई का मतलब होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक का मतलब होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें प्री फाइनल ईयर यानी कि थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं, प्री फाइनल, फाइनल से एक पहले प्री फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। 18 से 24 इसकी उम्र है एलिजिबिलिटी की। और अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो डायरेक्टली अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म करते ही आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करेंगे। 1 साल की ट्रेनिंग वहाँ पे होगी देहरादून में। तो ये है यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। अब हम बात करेंगे ग्रेजुएशन होने के बाद जो कि सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर एंट्री स्कीम है, जिसको हम कहते हैं सीडीएस या फिर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम। ये बहुत ही पॉपुलर एग्ज़ाम है सीडीएस का एग्ज़ाम। इसे भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। साल में 2 बार होता है। और इस एग्ज़ाम के थ्रू तीनों विंग आर्म्ड फोर्सेस की, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों में एंट्री सीडीएस के थ्रू होती है। ये महिलाओं एवं पुरुषों दोनों के लिए ओपन है। याद रखिएगा, एनडीए का एग्ज़ाम सिर्फ पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है, लेकिन सीडीएस में महिलाएं भी दे सकती हैं। और साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होता है, पहली बार फरवरी और मार्च में और दूसरी बार अक्टूबर नवंबर में। 2 साइकिल हैं इसकी। तो इसके फॉर्म भी दिसंबर जनवरी में आ जाते हैं और पहली साइकिल के और सेकंड साइकिल जून या जुलाई में फॉर्म भर जाता है। इसके लिए आप यूपीएससी की वेबसाइट देखते रहें, टाइमली अपना फॉर्म भरें। एज लिमिट 19 से 24 साल आईएमए के लिए और 25 साल है ओटीए के लिए। यानी कि अगर आप ओटीए के लिए भी ओटीए में जाना चाहते हैं तो 25 साल तक दे सकते हैं ये एग्ज़ाम, और आईएमए में जाना चाहते हैं तो 24 साल तक। इस सीडीएस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद एक कट ऑफ लिस्ट जारी होती है और कैंडिडेट्स को एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पे फिर से पूरी 5 दिन की प्रक्रिया है। साइकोलॉजिकल, फिज़िकल, मेंटल एबिलिटी के टेस्ट होते हैं और इन एसएसबी के टेस्ट को पास करने के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। और उस फाइनल सिलेक्शन के बाद भी एक मेरिट लिस्ट बनती है। कई लोग इस बारे में ध्यान नहीं देते हैं। बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि एसएसबी क्लियर होते ही, एसएसबी में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन फ़ौज में हो गया है। आपको मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को मेरिट लिस्ट में मेरिट आउट कर दिया जाता है और फिर उन्हें एक बहुत झटका लगता है। मेरे खुद के कई दोस्तों के साथ ये हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को इसके लिए चेतावनी दे रहा हूँ। याद रखिए, मेरिट लिस्ट आने तक अपना सिलेक्शन फ़ाइनल ना समझें। मेरिट लिस्ट जो है वो काफ़ी बाद में आती है, एसएसबी के कुछ दिन बाद आती है। तो ये था सीडीएस का एग्ज़ाम। सीडीएस का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून या फिर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए चेन्नई जाएंगे। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप आईएमए में जाएंगे, और अगर आपकी रैंक थोड़ी सी नीचे आई है या फिर आपने उम्र के हिसाब से ओटीए के लिए ही आप एलिजिबल हैं तो फिर आप ओटीए चेन्नई जाएंगे। अब हम बात करेंगे एनसीसी एंट्री की। देखिए, स्कूल कॉलेजों में एनसीसी होती है और इस एनसीसी में एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसे कहते हैं हम सी सर्टिफिकेट। और इस सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में आपका मिनिमम बी ग्रेड होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि ग्रेजुएशन यानी कि एक डिग्री, और उसके साथ साथ में अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए। आपको सीडीएस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, और आपको सीधा एसएसबी के लिए कॉल आ जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि सीडीएस में कंपटीशन बहुत टफ होता है। भारत के सबसे कठिनतम एग्ज़ाम्स में से एक है ये सीडीएस। और अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आप सीधा एसएसबी में जाकर और ओटीए चेन्नई में अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं एसएसबी क्लियर करने के बाद। इसकी एज लिमिट है 19 से 25 साल। अब हम बात करेंगे एसएससी टेक और टीजीसी यानी कि टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। ये दोनों टेक्निकल कोर्स हैं। एसएससी का मतलब है शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब ये कि यहाँ पे 7 साल की सर्विस होती है। अगर आप एसएससी के थ्रू जाते हैं, एसएससी कमीशन आपको मिलता है तो आप 7 साल तक आर्मी में नौकरी करेंगे। कुछ कंडीशंस में ये वेरी भी कर सकता है, लेकिन आमतौर पर ये 7 साल का होता है। तो जो भी इंजीनियरिंग की अपनी फाइनल ईयर में है या फिर जिनकी डिग्री ख़त्म हो चुकी है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है सीडीएस की तरह, सीधा एसएसबी का कॉल आता है।
एज लिमिट 20 से 27 है। आप देखेंगे कि थोड़ी सी रिलैक्स्ड है एज लिमिट यहाँ पे सीडीएस के कंपैरिजन में। और कट ऑफ डिक्लेयर होती है मार्क्स के बेसिस पे। इंजीनियरिंग में जो आपके फाइनल ईयर के मार्क्स हैं उसके बेसिस पे कट ऑफ डिक्लेयर होगी और फिर एसएसबी का कॉल आएगा। तो ये था एसएससी टेक या फिर टीजीसी एंट्री। एक और एंट्री होती है जैग या फिर जज एडवोकेट जनरल, इसे कॉमनली जैग भी कहते हैं। ये जैग जो है ये लॉयर्स की सर्विस है। मतलब जो फौज में वकील होते हैं उन फौज को भी वकील की ज़रूरत होती है क्योंकि फ़ौज के अपने खुद के कोर्ट हैं और उसके अलावा कई सारे केसेस में जहाँ पे आर्मी की तरफ से वकालत करनी पड़ती है कोर्ट्स में। यहाँ पे लॉयर्स का रिक्रूटमेंट होता है। एलएलबी की डिग्री ज़रूरी है ऑब्वियसली, और यहाँ पे भी 21 से 27 साल की उम्र है। तो इन सब मेन एंट्रीज के अलावा कुछ टेक्निकल एंट्रीज और भी हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी कम लोग होते हैं। जैसे कि मेडिकल कोर जो कि सिर्फ एएमसी, इसमें एंट्री एमबीबीएस करे हुए लोगों के लिए होती है, आर्मी में डॉक्टर्स के लिए। और इसके बाद आर्मी डेंटल कोर होता है, यहाँ पे भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है मार्क्स के बेसिस पे, इसे कहते हैं एडीसी रिक्रूटमेंट। और फिर होता है रीमाउंट एंड वेटनरी कोर आरवीसी, इसमें वेटनरी डॉक्टर्स को लिया जाता है, वेटनरी स्पेशलिस्ट्स को लिया जाता है। आरवीसी का काम है फौज के जो घोड़े हैं, जो स्निफर डॉग्स हैं जो कि बॉम्ब को सूंघ लेते हैं, उस तरह के जितने भी स्पेशल जानवर हैं उनकी केयर करना, उन्हें संभालना, और ये आरवीसी का काम है। इसीलिए वहाँ पे वेटनरी डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद आखिरी में आता है टेरिटोरियल आर्मी। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कभी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ये टेरिटोरियल आर्मी क्या है। तो देखिए, टेरिटोरियल आर्मी में परमानेंटली आर्मी की सर्विस नहीं करनी होती। ये एक तरह से टेम्परेरी आर्मी सर्विस होती है जिसमें आप 2 या 3 महीने साल के आर्मी को देते हैं। वहाँ पे आप 3 महीने नौकरी करते हैं और उसके बाद आप अपने खुद के सर्विस में या फिर अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो उन 3 महीनों के लिए फ़ौज आपको सैलरी देगी। और इस टेरिटोरियल आर्मी का मुख्य काम ये है कि कभी अगर इमरजेंसी हो गई या युद्ध छिड़ जाता है या फिर कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है तो वहाँ पे टेरिटोरियल ऑफिसर्स को बुला लिया जाता है सर्विस के लिए। तो ये एक तरह की बैकअप फोर्स है। और टेरिटोरियल आर्मी में कुछ फेमस ऑफिसर्स हैं जैसे कि कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी, और सचिन तेंदुलकर भी हैं, लेकिन ये आप इस फोटो में देख सकते हैं उन्हें एयरफोर्स में स्पेशल ऑफिसर का ऑनरेरी ऑफिसर का एक दर्जा दिया गया था, उसका फ़ोटो है। तो महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव और एक अनुराग सिंह ठाकुर जो कि बीसीसीआई चेयरमैन है इस वक्त, वो भी इस टेरिटोरियल आर्मी में शामिल हैं। अब हम बात करेंगे वायुसेना की। वायुसेना में एंट्री के लिए पहला रास्ता है एनडीए, सीधा 10+2 यानी कि 12वीं क्लास के बाद। और यहाँ पे खड़गवसला में 3 साल की ट्रेनिंग है और 1 साल जो आखिरी का 1 साल होता है वो एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगुल तेलंगाना में वहाँ पे होगा। डुंडीगुल जो है हैदराबाद से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है और वहाँ पे एयरफोर्स की एकेडमी है जहाँ पे पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है प्लेन उड़ाने की। एनडीए की रिक्वायरमेंट सेम आर्मी की तरह 16.5 से 19.5। याद रखिएगा ये सेम रिक्रूटमेंट है। एनडीए में अलग अलग रिक्रूटमेंट नहीं होता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का एक ही साथ रिक्रूटमेंट होता है। 3 साल के बाद उन्हें अपने अपने अलग अलग एकेडमीज में भेजा जाता है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ पे एक फ़र्क बस आपको याद रखना है और वो ये कि आर्मी के लिए कोई भी स्ट्रीम की कंपल्शन नहीं थी। कहीं पे 10+2 में किसी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन एयरफोर्स में फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स ज़रूरी है। 10+2 में फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स। एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करता है और 5 दिन का एसएसबी होता है रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद। अब हम बात करेंगे ग्रेजुएशन के बाद। तो एक एग्ज़ाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सीडीएस यानी कि कॉमन डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम। वो एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों के लिए उससे रिक्रूटमेंट होता है। और उसके अलावा एक और बहुत ही पॉपुलर एग्ज़ाम है एफकैट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। इसे एयरफोर्स खुद कंडक्ट करती है और यहाँ पे 3 तरह के ऑफिसर्स का सिलेक्शन होता है, टेक्निकल ऑफिसर्स, फ्लाइंग ऑफिसर्स या फिर ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स। तीनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग हैं। इनमें अंदर भी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी में भी कई तरह की स्पेशलाइज्ड ड्यूटीज़ हैं, लेकिन मेनली सबकी रिक्वायरमेंट एक ही है 10+2 में फ़िज़िक्स और मैथ्स।
आप ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम में हो सकते हैं, लेकिन आपकी 10+2 फिजिक्स और मैथ्स के साथ होनी चाहिए। यानी कि आप बीकॉम या बीए हिस्ट्री में भी आपका हो सकता है, लेकिन आपके पास 10+2 में फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी है। ये था फ्लाइंग के लिए और ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपनी बीकॉम करी है या फिर बीए करी है और अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन आपको फिज़िक्स और मैथ्स में 12th क्लास में ये 2 सब्जेक्ट्स होने ज़रूरी हैं। और जो टेक्निकल एंट्री है उसके लिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ज़रूरी है। यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएशन नहीं चलेगी। टेक्निकल एंट्री के लिए सिर्फ कुछ स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग है जैसे कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, उनका होना ज़रूरी है। एज क्राइटेरिया देखते हैं तो फ्लाइंग ऑफिसर के लिए 20 से 24 साल की उम्र और टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स के लिए 20 से 26 साल। जैसे कि आर्मी में एसएसबी होता है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, वैसे ही यहाँ पे होता है एयरफोर्स सर्विसेज बोर्ड, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, एएफएसबी। और यहाँ एएफएसबी को क्लियर करने के बाद आप एफकैट को क्लियर करने के बाद, रिटन एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको एएफएसबी के लिए बुलाया जाता है। पूरा प्रोसीजर एसएसबी के समान है। 5 दिन का एग्ज़ाम होगा, साइकोलॉजिकल, एप्टीट्यूड और इंटरव्यू होंगे यहाँ पे। और इस तरह के टेस्ट्स कई सारे पास करने के बाद आपका एयरफोर्स में एज एन ऑफिसर सिलेक्शन होगा। अब मैं बात करूँगा नौसेना की। तो देखिए, नेवी में सिलेक्शन के लिए पहला रास्ता सिमिलर टू आर्मी और एयरफोर्स, एनडीए। एनडीए में 3 साल में खड़कवसला में जो ट्रेनिंग होगी, उसके बाद 1 साल की फाइनल ट्रेनिंग के लिए इन कैडेट्स को भेजा जाएगा इंडियन नेवल एकेडमी एलिमला, केरला में। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी नई एकेडमी है, 2009 में ही इसको खोला गया था। तो देखिए, इंडियन नेवल एकेडमी एलिमला, इस जगह का नाम याद रखिएगा, एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। 1 साल की ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। रिक्वायरमेंट्स 16.5 से 19.5 साल की उम्र और एयरफोर्स की तरह यहाँ भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स। ध्यान दीजिए, देखिए एयरफोर्स और नेवी में ये फिजिक्स और मैथ्स की रिक्वायरमेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे काम काफ़ी टेक्निकल है। जहाज़, युद्धपोत, हवाई जहाज़, मिसाइल्स, इन सब में डील करना होता है ऑफिसर्स को, तो इसीलिए मैथ्स और फिजिक्स की जानकारी बहुत ज़रूरी है। जबकि आर्मी में ऐसा नहीं है। आर्मी में फिजिक्स और मैथ्स की स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट सिर्फ कुछ ब्रांचेस में है और वहाँ पे ऑलरेडी पहले से इंजीनियर्स की ही रिक्रूटमेंट होती है। तो देखिए, ये एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं। 5 दिन का एसएसबी और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन। सिमिलर टू आर्मी, यहाँ पर भी एक टेक्निकल एंट्री स्कीम है जैसे कि टीईएस कहा जाता है, यानी कि सीधा इंजीनियरिंग। नेवी आपको इंजीनियरिंग करवाएगी और इसके लिए आपको चाहिए 70% एग्रीगेट मार्क्स 12th क्लास में और 50% मार्क्स इंग्लिश में। ये रिक्वायरमेंट और कहीं भी नहीं है, ये सिर्फ नेवी में है। 50% मार्क्स इन इंग्लिश और 70% मार्क्स इन 12th क्लास विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ये तीनों सब्जेक्ट कंपलसरी हैं। पीसीएम में 70%। दूसरा ऑप्शन है नेवी में, ग्रेजुएशन के बाद, आपकी डिग्री खत्म होने के बाद आप सीडीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इस सीडीएस में एक रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा है जो कि आर्मी में नहीं थी और एयरफोर्स में भी नहीं थी, वो है बीटेक ज़रूरी है। अगर आपको नेवी में जाना है और सीडीएस का एग्ज़ाम देना है तो आपके पास बीटेक या फिर बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री ज़रूरी है किसी भी स्ट्रीम में। सीडीएस का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, फरवरी, मार्च और अक्टूबर, नवंबर। एज लिमिट यहाँ पे 19 से 24 साल है नेवी के लिए। फिर 5 दिन का एसएसबी और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन। नेवी में ये सारी पोस्ट जो यहाँ पे लिखी हुई हैं इस सीडीएस एग्ज़ाम के थ्रू ली जाती हैं। इनमें ऑफिसर्स लिए जाते हैं डाइविंग ऑफिसर जो कि गोताखोर होते हैं, गोता लगाते हैं, जनरल सर्विस ऑफिसर, हाइड्रोग्राफिक ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, लॉजिस्टिक्स ऑफिसर जो कि सामान इधर से उधर पहुंचाने का जिम्मा इनके होता है। सारे इक्विपमेंट, बड़े बड़े जो साजो सामान होते हैं उन सब का मूवमेंट इनकी जिम्मेदारी होती है। नेवल आर्मामेंट यानी कि नेवी का जो गोला बारूद है उसको इंस्पेक्शन करने वाले ऑफिसर्स, ऑब्जर्वर ऑफिसर्स, पायलट ऑफिसर्स। तो देखिए, पायलट वो होता है जो प्लेन को उड़ाता है। याद रखिएगा, नेवी के पास भी कुछ प्लेन्स हैं। हमारे पास ऐसे युद्धपोत हैं जिन पे प्लेन लैंड कर सकते हैं, जैसे कि आईएनएस विक्रमादित्य। तो उन पे जो भी प्लेन्स उड़ते हैं वो एयरफोर्स के प्लेन नहीं है, वो नेवी के प्लेन हैं। तो उनके लिए पायलट्स की ज़रूरत होती है।
ऑब्जर्वर की ज़रूरत होती है। ऑब्जर्वर पायलट के साथ में बैठता है और वो उसे रीडिंग्स बताता है। तो ये दोनों फ्लाइंग ऑफिसर्स हैं, ऑब्जर्वर और पायलट। प्रोवोस्ट ऑफिसर, प्रोवोस्ट का मतलब एक तरह से पुलिस है। तो जैसे मिलिट्री पुलिस आपने देखी होगी जो कि आर्मी कैंटोनमेंट्स में होती है, जो कि मिलिट्री पुलिस एक अलग ही विंग है, उसी तरह से नेवी में प्रोवोस्ट ऑफिसर होते हैं। फिर हैं सबमरीन ऑफिसर्स। तो ये सारे हैं नेवी के अलग अलग ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट। कुछ स्पेशलाइज्ड एंट्रीज भी हैं जिनके लिए समय समय पर उनकी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार उनकी एंट्री की नोटिफिकेशन आएगा, जैसे कि ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। तो देखिए इनके लिए अलग से एडवर्टाइजमेंट निकलता है और इसके लिए रिक्वायरमेंट मांगी जाती है, जैसे कि BSc फिज़िक्स। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ATC के लिए कंपलसरी है कि आपने BSc फिज़िक्स कर रखी हो। फिर होता है मेडिकल ऑफिसर्स जो कि MBBS डॉक्टर्स होते हैं नेवी में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स स्पेसिफिकली, क्योंकि देखिए नेवी के शिप्स में, सबमरीन्स में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सामान होता है, बहुत सारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है। और फाइनली एजुकेशन ऑफिसर्स जो कि नेवी की एकेडमी में पढ़ाएंगे, यानी कि टीचर्स। याद रखिएगा आर्मी में भी AEC होता है, जिसे कहते हैं आर्मी एजुकेशन कोर, और वहाँ पर भी स्पेशल टीचर्स की ज़रूरत होती है। तो अगर आपने MA कर रखा है पॉलिटिकल साइंस में, तो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ा सकते हैं जाकर आर्मी के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में या फिर नेवी के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में। तो इसके लिए AEC की भी अलग वैकेंसी निकलती है, और ये नेवी में भी होता है, और आर्मी में इसे AEC कहते हैं और नेवी में इसे एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट कहा जाता है। तो ये थे अलग अलग एंट्रीज़। और नेवी में महिलाओं के लिए कुछ एंट्रीज़ हैं जहाँ पे महिलाओं की भर्ती होती है, वो है ATC, ऑब्जर्वर्स, लॉ ऑफिसर, लॉजिस्टिक्स ऑफिसर, एजुकेशन ऑफिसर और नेवल आर्किटेक्चर। तो आप देखेंगे नेवी में अभी भी डाइविंग ऑफिसर या फिर शिप्स पे जो पोस्टिंग है उनमें ऑफिसर्स की भर्ती नहीं होती है महिलाओं की, लेकिन एज अ पायलट, एज एन ऑब्जर्वर होने लग गई है, ATC में होने लग गई है। और पिछले साल ही नेवी में परमानेंट कमीशन भी देना शुरू कर दिया है महिलाओं को। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कई सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और मैंने एक रफ आइडिया दे दिया है हर अलग अलग भर्ती के बारे में, लेकिन इनमें कई सारी टेक्निकल डिटेल्स हैं। हर रिक्रूटमेंट में कुछ ना कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो कभी कभी चेंज भी हो जाती हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन वेबसाइट्स को लगातार देखते रहिए। आर्मी के लिए joinindianarmy.nic.in, एयरफोर्स के लिए careerairforce.nic.in और नौसेना भर्ती.nic.in। प्लीज़ आप सिर्फ इन ऑफिशियल वेबसाइट्स के डेटा पे, तारीखों पे रिलाय करें, दूसरी और किसी वेबसाइट पे भरोसा ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी।